गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो नया टॉपिक है हमारे पास वो हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए और आईआईटी जेम और नेट में तो इसका आईआईटी जेम में तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सीएसआईआर नेट गेट बार इसमें इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपके पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री लिखा है, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं लिखा, ठीक है। इसका भी क्या कारण होता है, देखो जब आपने बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ रखे हैं, एनएमआर आपने पढ़ा है, आपने अल्ट्रावायलेट, आईआर, आपने ईएसआर, बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी वहाँ पर आपके पास जहाँ एक रेडिएशन यूज होती है वहाँ हमेशा स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यहाँ मेट्री का मतलब यहाँ विदाउट रेडिएशन काम करना है, ठीक है। तो जहाँ रेडिएशन नहीं होती है वो हमेशा आपके पास क्या होता है, स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, सबसे पहले आपके पास एक इस तरह का डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम के हेल्प से हमने क्या करना है कि एक मास स्पेक्ट्रम बनाना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो आपके पास चार्ज फॉर्म होगा, उसका क्या करना है, हमने एक मास स्पेक्ट्रम फाइंड करना है। अब कैसे बनेगा इसका मास स्पेक्ट्रम, डायग्राम आपके पास क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पहली चीज तो जो भी आपके पास कंपाउंड होगा, अगर वो आपके पास किस फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक है। अगर वो आपके पास क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में है, तो न्यूट्रल फॉर्म में आपके पास मास स्पेक्ट्रम डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या चाहिए हमें, यानी कि हमारे पास क्या चाहिए, आयंस। तो हमारे पास क्या होता है, आयंस बचते हैं, और जितने भी आयंस वाले कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा आपके पास क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रम, या हमें उसका क्या बनता है, मास स्पेक्ट्रम फाइंड आउट होता है, या हम उसका मास स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसा आपके पास एक सिस्टमेटिक डायग्राम मैंने आपके पास बनाया था, इसमें क्या हो रहा है, देखो ये इसकी प्रोसेस है कि आपके पास स्टेप बाय आपके पास मास स्पेक्ट्रम कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या कहा कि देखो ये आपके पास सैंपल जो आपने यहाँ पे हॉट प्लेट है, तो हॉट प्लेट का मतलब जैसे ही कंपाउंड गर्म होगा तो वो आपके पास वेपराइजेशन होगा, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास क्या होगा, सबसे पहला सैंपलिजेशन, मैंने सैंपल ले लिया और उस सैंपल को मैं क्या कर रहा हूँ, हॉट प्लेट पर रखा, तो वो गर्म हो रहा है, और जैसे गर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन। सेकेंड प्रोसेस आपके पास वेपराइजेशन करना है, ठीक है। अच्छा, जब आप वेपराइजेशन पर पहुंचोगे तो उसके बाद नेक्स्ट का जब आप उसको क्या करते हैं, आयनाइजेशन का मतलब वो आयंस में, या अब आपके पास ये जब वेपराइजेशन के बाद वो आपके पास आयंस बन गए, ठीक। और आयंस में जैसे ही आपने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा, ये मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास फ्रेगमेंटेशन, ये इसके फ्रेगमेंटेशन आयंस हो गए। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो जैसा आपके पास क्या है कि मैंने ये कंपाउंड ले लिया CH3, और ये आपके पास क्या है CH2, और यहाँ पर आपके पास क्या है Cl, ठीक है। आप इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, आपने यहाँ से भी इसको ब्रेक करा, यहाँ से भी इसको ब्रेक करा, तो इसका फ्रेगमेंटेशन हो गया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद तुरंत आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन आयंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। कैसे, जैसे मेरे पास ये था, ये M नाम का एक कंपाउंड था, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, आपने इसको M वेपराइज करा तो गैस फॉर्म में आ गया, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, M पॉजिटिव, इसका मतलब वो आपके पास आयंस बन गया। अब ये M पॉजिटिव बहुत सारे आयंस में यहाँ से टूटेगा, तो इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इसका या इसके बाद आपके पास M1 आयंस बने, यहाँ पर आपके पास M2 प्लस आयन बने, ऐसे आपके पास M3 प्लस आयंस बने, तो ये सब आपके पास क्या है, आयंस है, उसकी अलग अलग फ्रेगमेंटेशन जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगला जो स्टेप होता है, अगला स्टेप आपके पास क्या होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन पोटेंशियल प्लेट। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये जो आपके पास प्लेट हो उन आयनों को आगे मूव करा रही है, एक्सीलरेट कर रही है। और एक्सीलरेट करने का मतलब ये आयंस आपके पास इस कॉलम के थ्रू यहाँ जा रहे हैं, ये देखो ये आपको दिख रहे हैं, और जैसे ये यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, मास सेपरेशन हो गया, यहाँ मास सेपरेशन M1 M2 ऐसे आपके पास दो बहुत सारे आपके पास मास का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। अब जब इतना हो जाता है तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मास सेपरेशन के बाद मुझे यहाँ पे देखना होगा कि मुझे इसका क्या निकालना है, M/Z। अगर आप ये देखो तो M/Z डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू होता है यहाँ पर आपके पास R² का, ठीक है। R² का मतलब क्या होता है, रेडियस है, ठीक। अगर आप देखिए तो M आपके पास क्या होगा, जो भी ये
कंपाउंड्स आ रहे हैं इनका मास होगा जेड उन पर क्या होगा जितना उस पर चार्ज कैरी कर रहा होगा। ये आपके पास से होता है। और ये आपके पास क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास डिफ्लेक्शन। ये किसका होता है आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपके पास क्या होता है डिफ्लेक्शन का आपके पास होता है। अब कैसे निकालोगे आप आर, अगर आप देखें जहां पे ये आपके पास एक्सीलरेटेड प्लेट है ये वाला और वहां से m1 के बीच की डिस्टेंस को मैंने मान दिया r1, यहां से और यहां तक की दूरी ये r1 हो गया, यहाँ से यहाँ r1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपके पास क्या हो गया r2 हो गया। यानी कि आपके पास क्या है जो आपके पास दिख रहा है वो दिखने में ये लग रहा है कि r2 आपके पास ग्रेटर है आपके पास r1, ठीक है। यानी कि ये है कि जहां आपके पास रेडियस ज्यादा होगा, आपके पास रेडियस ज्यादा होगा तो आपके पास उसका मास भी उतना ही ज्यादा होगा। अब डिफ्लेक्शन क्या होता है, और जितना ज्यादा आपके पास मतलब आपके पास क्या होगा रेडियस होगा आपके पास डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा, या फिर जितना आपके पास क्या होगा रेडियस कम होगा डिफ्लेक्शन उतना ही आपके पास ज्यादा हो जाएगा। अब ये डिफ्लेक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब जब आप इतना करोगे तो उसके बाद आपने क्या करना, देखो जैसे मैंने माना ये यहाँ का आपने एक बॉल रखी ना, ये बॉल यहाँ पे मैंने एक बॉल रख दी है, आपने इस बॉल को यहाँ से गिराना शुरू करा वो ठीक यहाँ पे आया, ठीक है। अगला बॉल आपने यहाँ पे रखा वो यहाँ से गिराना शुरू करा वो आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है। तो आपके पास क्या है यहाँ आपके पास ये फास्ट आ रहा होगा, ये आपके पास क्या होगा फास्ट, यानी कि कब फास्ट आ रहा है जब आपके पास रेडियस कम है, और कब ज्यादा टाइम लगेगा जब आपके पास रेडियस ज्यादा है। तो यानी कि डिफ्लेक्शन ज्यादा जब रेडियस कम, रेडियस ज्यादा तो डिफ्लेक्शन कम। ये आपके पास क्या होता है m/z और r² का आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतना जब आप कर दोगे, या फिर आप ऐसे भी समझे कि आपने ये देखा आपने यहाँ से गिराना है, यहाँ पर मैंने एक बॉल रखी, इस बॉल में दो ये चाप दिख रहे हैं आपके पास, और यहाँ पर आपके पास एक कर्व आपके पास है, एक कर्व यहाँ पर आपके पास क्या है बिल्कुल शॉर्ट है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा ये बॉल फास्ट आएगी रेडियस कम है, यहाँ आपके पास एक बॉल आपके पास रेडियस ज्यादा है तो वहाँ पर आपके पास ज्यादा टाइम, उसी को आप क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या होता है एक सिस्टमैटिक डायग्राम आपके पास फंक्शन करता है। और जब आपके पास डिफ्लेक्शन होता है तो इस डिफ्लेक्शन में हमने देखना है कि हमारे पास कैसे उसका क्या बनता है मास स्पेक्ट्रम फाइंड आउट होता है, ठीक है। जैसा आपके पास है और इसके देखो डिफ्लेक्शन मास कैसे निकालना होता है, आप देख भी सकते हैं कि आगे कितना आपके पास होगा, जितना ज्यादा मास होगा उसमें उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ये सब फॉर्मूले से आप दिखा सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको भी दिया कि आपके पास O2 पॉजिटिव है, आपने क्या करा O पॉजिटिव है, ऐसे आपके पास क्या है O2 पर आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज, इनका मास देखना है आपने। एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का 16, दूसरे का भी आपके पास 16, तो आप देखें यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 32 और एक चार्ज आपके पास 1, तो आपके पास m/z कितना आया 32, इसका आ गया 32, इसका देखोगे आप तो आपके पास 16 और एक और +1 तो आपके पास क्या होगा 16, इसका आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास कि ये आपके पास दोनों 32 और आपके पास +2 तो आपके पास डिवाइड करो तो आपके पास कितना आएगा 16। अब आप देखिए इसका मास है 16, इसका मास है 16, इसका मास है 32, यानी कि आप देख रहे हैं मास जितना ज्यादा बढ़ेगा डिफ्लेक्शन उतना ही कम हो जाएगा। मास जितना ज्यादा बढ़ेगा वो आपके m/z जितना ज्यादा आपके पास बढ़ेगा आपके पास डिफ्लेक्शन उतना कम होगा। अब सबसे ज्यादा मास कहाँ है इसमें, तो इसका मतलब आपको डिफ्लेक्शन डिटेक्ट करने के लिए आया तो सबसे लो डिफ्लेक्शन यहाँ होगा, ठीक है। इस तरह से इसके क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि मास डिफ्लेक्शन कैसे करा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम इसका क्या बनाएंगे मास स्पेक्ट्रम बनाएंगे। और मास स्पेक्ट्रम आपने कैसे बनाना है, देखो अगर जब आप इसका मास स्पेक्ट्रम बनाने पे आओगे तो आपने इसका मास स्पेक्ट्रम कैसे बनाना है। मेरे पास एक इस तरह का स्पेक्ट्रम डायग्राम है, आपने यहाँ पे इधर इस साइड में आपके पास क्या होगा इंटेंसिटी रेशियो होगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा इंटेंसिटी रेशियो होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है m/z को लिखना है, ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, एक ग्राम पदार्थ लेते हैं कुछ भी लेते हैं, तो आपको बताया कि अगर m नाम का आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मैंने सबसे पहला क्या करना है इसको एटमाइज करना है, आपके पास क्या आ जाएगा m पॉजिटिव में लाना। अब मैं इसको क्या करूँगा इसका मास डिटेक्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल का था,
न्यूट्रल का मास मैंने आपको बताया था डिडक्ट नहीं होगा और इसको आपने डिडक्ट करना है, ठीक है। अब जब इसको डिडक्ट करा तो आपके पास इस तरह के आयंस आपके पास बनेंगे, ठीक है। और इस तरह के आयंस आपके पास फ्रेगमेंटेशन F1 मैंने इसे बना दिया F2, ऐसे आपके पास है F3, ये बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन आयंस में ब्रेक हो गया, ठीक। अगर आपने माना, मैंने माना इसका जो कंपाउंड का मास है, ठीक है, और मास में तो आपको पता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन काउंट होते हैं, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बाद मास में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। मास में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, अन्य चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा, ठीक है। ये इसका मास है, मैंने माना इसका कंपाउंड का मास आपके पास 80 है, 80 मास है। और इसमें आपके पास एक मोल आपको बताया कि मॉलिक्यूल कितना होता है 0.23, इतना आपके पास कंपाउंड 23, इतना आपके पास क्या होता है मॉलिक्यूल्स होता है। एक पदार्थ, 1 ग्राम पदार्थ जितना भी आपके पास होगा इतने मॉलिक्यूल्स से बना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा, अब इसमें मैंने माना आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, मतलब मैंने मान लिया कि चलो आइए 100 मॉलिक्यूल्स है, तो मेरे पास क्या चाहिए मुझे, एक तो F1 एक मास ही होता है और एक आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर मेरे पास कितना है, देखो 80 ग्राम आप कंपाउंड का मास है, 80 मैंने मान लिया इसमें बटा, तो एक का हो गया, एक का हो गया, मैंने मान लिया ये 45 है इसका मास, इसका आपके पास क्या आ गया 35 हो गया, और ये आपके पास क्या आ गया 80 हो गया। मैक्सिमम 80 हो सकता है मास, ठीक है। मॉलिक्यूल आपके पास कितने थे 100 मॉलिक्यूल को आपने यहाँ बटा, तो आपके पास कितना है, मैंने इसमें मान दिया आपके पास 25, इसमें मैंने मान दिया आपके पास क्या कितना हो गया आपके पास, हाँ इसमें मैंने आपके पास 25 और यहाँ आपके पास क्या है 50 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब आपने इसकी इंटेंसिटी रेशियो निकालना, जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं ना फेल पास का कितने परसेंट कितने में से आया, वैसे आप मास और नंबर्स का क्या निकालोगे, परसेंटेज यहाँ पे निकालोगे, ठीक। अब जब आप इसका परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज निकालने का मतलब आपने क्या करा, जैसे ये है 45, ठीक है, और हाँ इनका परसेंटेज निकालो, जिसका जितना आएगा, जब कितना आपके पास हो जाएगा तो आपके पास बहुत सारी चीजें आएंगी। एक सपोज मैंने मान दिया एक आपके पास क्या है 100% है, ठीक है, एक आपके पास क्या है, सपोज मान रहा हूँ कि एक 100% आएगा, अगले की इंटेंसिटी 25% आई, अगले के आपके पास 35% आई, ऐसे आपके पास 45% आई, अलग अलग आपके पास इंटेंसिटी रेशियोज आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि 25, यहाँ पे 50, यहाँ 75 और यहाँ पे मेरे पास क्या है 100% इंटेंसिटी है। इतना करने के बाद क्या हो जाएगा 25 वाले का पीक आपके पास यहाँ पे आएगा, 35 वाले को आप ये मानेंगे 50, यहाँ पे आपके पास ये आएगा, एम बाई जेड आप देख रहे हैं कि 45, ये आपके पास क्या आएगा, इधर मास भी दिखते रहना, सॉरी यहाँ इधर आप मास भी दिखते होंगे, मेरे पास 20, यहाँ पर आपके पास 40, यहाँ पर आपके पास क्या 80, इस तरह से मास भी है, ठीक। अब ये आपके पास मास 45, 35, 45 पर आपने देखा कि आपके पास 45 मास यहाँ पर आ रहा है, और आपने माना कि उसकी इंटेंसिटी उस टाइम पर आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पर आपके पास 45% आ गया, सपोज मतलब ना, यहाँ पर आपके पास क्या है उसकी इंटेंसिटी आपके पास यहाँ पे है 45% यहाँ पर है। अगले वाले के आपके पास आपने देखा कि यहाँ पे आपने माना कि छोड़ो आपके पास 35 उसका मास, आपने यहाँ पे देखा 35 उसका मास है, लेकिन वहाँ पे 25% उसका, ये 25% वाला है, ऐसे आपके पास ये 45% वाला है, ठीक है। ऐसे आपके पास क्या होगा, एक पॉइंट ऐसे है जहाँ पर आपके पास 100% आपके पास क्या आ रहा है उसका इंटेंसिटी, ये 100% इंटेंसिटी वाला हो गया, ठीक है। ऐसे आपके पास क्या आ रहा है, एक और है 80 ग्राम पे, जब 80 जो उसका मॉलिक्यूलर मास है उस पर आपके पास इतनी पीक बन के आ रही है, आपने जितना भी लिखा है 60% कितना ऐसा मान के आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब क्या होगा 80 मेरे पास क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास था, तो जो 80 पर जो पीक बन के आएगी उसको कहा जाता है आपके पास मॉलिक्यूलर पीक, उसको क्या कहा जाता है उसका मॉलिक्यूलर पीक। दूसरा, जब ये आपके पास 100% पर जो आपके पास क्या है इंटेंसिटी जिस कंपाउंड फ्रेगमेंटेशन आयन की आएगी 100% जो आपके पास फ्रेगमेंटेशन आयन, जो आपके पास क्या होगा पीक जिसकी बन रही होगी, उस पीक को कहा जाता है उसका बेस पीक, उसको क्या कहा जाता है उसका बेस पीक कहा जाता है, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में अगला आपके पास क्या होगा,
ये छोटी छोटी इंटेंसिटी आपके पास बने। कहीं पे क्या होगा, देखो इनके बीच में भी आपके पास छोटे छोटे पीक्स होते हैं, ये वाले, ये जो आपको मैं बना रहा हूँ, इन पीक्स को कहा जाता है आइसोट्रॉपिक पीक। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये आपके पास क्या होता है, वैसे आइसोट्रॉपिक पीक होते हैं। कभी कभार हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड ऐसे भी दिया रहता है कि जहाँ पे आपके पास वो स्टेबल बनता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल बनता है। सपोज ये जैसे CH3 और H, अगर मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करा तो वो आपके पास क्या बना, कार्बोकैटायन पॉजिटिव, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ऐसी कंडीशन में जो आपके पास क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर आयंस का जो पीक होता है वही आपके पास क्या बन जाता है, उसका बेस पीक बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू उसका क्या बनता है, एक मास स्पेक्ट्रम बनता है। थैंक यू।